प्रस्तुत है शेक्सपियर की लिखी कहानी एथेंस का राजा तिमन। वह बनिया क्या जो कंजूस न हो, और वह राजा ही क्या जो फिजूल खर्च न हो। तिमन भी राजा था और फिजूल खर्च इतना कि कुछ पूछो ही नहीं। जहाँ एक खर्च ना होता वहाँ 1000, और जहाँ 1000 खर्चने होते वहाँ लाख। फिर भी उसके मन में यह अरमान शेष रह जाता कि परमात्मा ने उसे दौलत लुटाने के लिए 2 ही हाथ क्यों दिए हैं, 100 क्यों नहीं दिए। वह लुटाता और इतना लुटाता कि लेने वाले थक जाते, किंतु तिमन बस करने का नाम तक न लेता। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। ऐसे दरिया दिल राजा को पाकर खुशामदियों की भी खूब बन आई। जिन्हें कभी पेट भर रोटी भी नसीब न होती थी, वही आज तिमन के दरबारी बने बैठे थे। जो जितना अधिक फिजूल खर्च था, राजा ने उसे उदार हृदय कहकर उतना ही बड़ा अधिकार दरबार में दे रखा था। उदाहरण के लिए उसने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना रखा था जो 60 सेठों का ऋणी था, 70 व्यापारियों के ऋण से दबा हुआ था और 99 नाइयों से मुफ्त हजामत करवा चुका था, और अभी तक किसी को 1 कौड़ी भी न दी थी। इसी प्रकार उसने अपना उप प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर लिया था जिसमें यह विशेष गुण था कि सदा राजा साहब की मनपसंद बात कह सकता था। उदाहरण के लिए जब वह पहली बार राजा के दरबार में आया तो उसने लंबा सलाम करके राजा तिमन की प्रशंसा में यह छंद गाकर सुनाया था। मोटर भागे गाड़ी भागे, राजा तिमन सभी से आगे। बड़ा कहा अपने को जिसने, राजा तिमन उसी से तिगुने। एक का मन होता सबका, किंतु हमारा शाह तिमन का। तिमन नाम ही तीनों मनों का, क्या कहना है शेष गुणों का। सबसे बड़े तिमन है दाता, कोई बही न कोई खाता। सो सोकर सब दानी जागे, दाता तिमन सभी से आगे। इस छंद का सुनना था कि राजा साहब वाह वाह पुकारते हुए सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने हाथ से उसी समय उसे उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। यह तो उनकी उदारता की एक साधारण सी घटना है। ऐसी बीसियों घटनाएं प्रतिदिन उनके दरबार में हुआ करती थी। बीसियों भिखारी दरबारी बनाए जाते और सैकड़ों फटे हालों को इनाम देकर उन्हें निहाल किया जाता। एक बार कौड़ी मल ने आकर दरबार में फरियाद की, महाराज, मैं सेठ करोड़ी मल की लड़की से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि उसी के साथ मेरा ब्याह हो। सेठ की लड़की भी मुझे चाहती है, किंतु हम दोनों का ब्याह होने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मेरे पास सेठ करोड़ीमल जितना पैसा नहीं। उसकी यह शर्त है कि अपनी लड़की का ब्याह वह मेरे साथ तभी करने को राजी हो सकता है जबकि मेरे पास भी एक बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हों और बैंक में उतना ही रुपया जमा हो जितना कि स्वयं सेठ का जमा है। कौड़ीमल की यह बात सुनते ही राजा साहब चिल्ला उठे, वाह रे शेर दिल, आदमी हो तो ऐसा। तेरे जैसा उदार व्यक्तियों के लिए तो मैं राज्य का सारा खजाना लुटाने को तैयार हूँ। जा, खजांची से 3 लाख रुपए ले जा और आज ही जाकर सेठ करोड़ीमल की लड़की से ब्याह का निश्चय कर आ। जब तेरा ब्याह हो जाए तो मेरे पास आना। तेरे जैसे उदार व्यक्तियों की मुझे दरबार में बड़ी आवश्यकता है। ऐसे कई कौड़ीमल राजा की कृपा से करोड़ीमल बन चुके थे, किंतु अब राजा का खजाना खाली होता जा रहा था। एक दिन जब राजा तिमन ने एक परदेसी को एक बिल्कुल सफ़ेद घोड़ा भेंट करने के उपलक्ष्य में 50,000 रुपये पुरस्कार में देने की आज्ञा दी, तो कोषाध्यक्ष राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, रुपए का कोष तो खाली हो चुका है। इस परदेसी को 50,000 रुपये कहाँ से दिए जाएं? राजा,
अभिमान के साथ बोला, तो यह शाही जायदाद किस लिए पड़ी है? जायदाद की कुछ भूमि बेच दी जाए और उस रुपए में से इस परदेसी को पुरस्कार दिया जाए। कोषाध्यक्ष और भी नम्र स्वर में बोला, अन्नदाता, शाही जायदाद का अधिकतर भाग तो पहले ही लोगों को दान में दिया जा चुका है और जो थोड़ा बहुत शेष है उसे बेचकर इतना धन भी प्राप्त नहीं हो सकता जितने से इस परदेसी के इनाम की राशि भी पूरी की जा सके। तिमन चौंक गया, तो क्या सरकारी जायदाद भी बिक चुकी है? कोषाध्यक्ष, हाँ महाराज। अब तिमन ने आज्ञा दी, जाओ मेरा नाम लेकर राज्य के किसी सेठ से रुपया उधार ले आओ और इस परदेसी को पुरस्कार देकर प्रसन्न करो। कोषाध्यक्ष राजा का संदेश लेकर एक एक दरबारी और एक एक सेठ के द्वार पर पहुंचा, किंतु जिसने भी सुना कि राजा दिवालिया हो गया उसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उधार देने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। सेठ लूशियस ने दरवाजे पर खड़े खड़े कोषाध्यक्ष से कह दिया, भाई तुम आए भी तो बहुत देर से। कल सांझ को ही मैं 3 करोड़ का एक सौदा कर चुका हूँ, इसलिए अब राजा साहब की सहायता करने को मेरे पास चांदी का 1 रुपया भी नहीं है। मेरी ओर से राजा साहब को निवेदन कर देना कि उनके उपकार बड़े हैं, किंतु इस समय मैं उनकी सहायता करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। एक दूसरे रईस ने भी, जिसे राजा तिमन ने एक कहार की हालत से उभारकर लाखों का मालिक बनाया था और जिसे वह स्नेह से बेटा कहकर पुकारा करता था, कोषाध्यक्ष की दाढ़ी को हाथ लगाकर उसने कान में कह दिया, राजा साहब से कह देना कि रईस तो घर पर मिले ही नहीं, परदेश के दौरे पर गए हुए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कोषाध्यक्ष जितने भी शहरियों के पास रुपए का सवाल लेकर गया उतनों ने ही उसे टकासा जवाब दिया और वह बेचारा निराश होकर राजा के पास जाके बोला, महाराज, रेत को निचोड़ने से तेल नहीं निकल सकता। मैं एक एक नागरिक के पास गया, जो आपने अपने घनिष्ठ मित्र बताए थे, मैं उनके पास भी गया। राजा पर मानो किसी ने घड़ों पानी उड़ेल दिया हो। वह कुछ खिसियाकर बोला, तो क्या सबकी आंखें बदल गई? कोषाध्यक्ष आंखें नीची करके बोला, महाराज, यह सब दिनों का फेर है। राजा लहू का घूंट पीकर रह गया। उसके जी में आया कि अभी हाथ में कटार लेकर निकल पड़ूं और एक एक अमीर की छाती में घुसेड़ कर पूछूं, बताओ कृतघ्नों, लालची कुत्तों, क्या मेरे उपकारों का यही बदला है? वे तुम्हारी खुशामदेह व प्रशंसा भरे गीत और वह मेरी वाहवाही, क्या वे सब मुझसे मेरी संपत्ति लूटने के ही हथकंडे थे तुम्हारे? तुमने रिस रिस कर मेरा लहू चूसा है। आज मैं इस कटार से उस लहू की नदी बहा देना चाहता हूँ। कृतज्ञता से भरे रक्त का स्थान हृदय सी कोमल वस्तु में नहीं होता। इस प्रकार बड़बड़ाता हुआ राजा अपने आसन से उठ खड़ा हुआ, किंतु थोड़ी देर बाद ही उसके मन में एक विचार उपजा। प्रातःकाल हुआ तो नगर में एक अनोखी चहल पहल थी। 2 दिन पहले जिस नगर में मुर्दानगी सी छा गई थी, आज वहाँ फिर सजीवता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। इस आकस्मिक परिवर्तन का कारण था राजा की एक घोषणा। राजा तिमन ने अंतिम बार अपने नगर के अमीरों और वज़ीरों को एक शानदार दावत पर बुलाने की घोषणा कर दी थी। इसमें उसने नगर के माने हुए अमीरों, दरबारियों और अपने पुराने मित्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। घोषणा सुनकर खुशामदियों की आंखें एक बार फिर वैसे ही चमकने लगीं जैसे शिकार को देखकर बाघ की चमकती है। दावत में वे लोग भी आए जिन्होंने राजा का संदेश पाकर कल साफ ना कह दिया था, और वे लोग भी आए जो कल राजा को फिजूल खर्च होने का फतवा दे रहे थे। वे खुश थे
कि एक बार फिर वे राजा से पुरस्कार की बड़ी बड़ी रकमें पा सकेंगे। यदि उन्हें कोई अरमान था तो केवल यही कि कल उनके मुंह से नहीं क्यों निकल गई। क्या राजा ने यह सब चाल उनकी परीक्षा लेने के लिए चली थी? यदि कल वे उसका संदेश पाकर उसे सचमुच दिवालिया न समझते और रुपया उधार दे देते तो सस्ते में ही वे राजा को अपने एहसानों से लाद सकते थे और छाती फुलाकर कह सकते थे, आपके वफादार मित्र हैं, हमने विपत्ति में आपका साथ दिया है। बस फिर अपनी अपनी वफादारी का रंग जमाकर दुगने तिगुने वसूल कर लेते और उस पर एहसान अलग लादते। एक ने कहा, अरे भाई, अब भी क्या बिगड़ा है? राजा को खुश करना भी क्या कोई बड़ी बात है? कश्मीर के 2 कालीन दे दो, अरब का 1 घोड़ा नज़र कर दो और प्रशंसा की 2 बातें कह दो तो राजा फिर अपने ही अपने हैं। लोगों ने उस बातूनी की हाँ में हाँ मिलाई और लालच भरी आंखों से दावत की मेज़ों की ओर देखने लगे। पहले की तरह प्रत्येक अतिथि के सामने हाथी दांत की एक एक मेज़ रखी थी और रंगदार मोटे अंगोछों के नीचे प्लेटें और प्यालियां सजी हुई दिखाई दे रही थी। प्लेटों के अनुमान से ही अतिथियों के मुंह में पानी भर रहा था कि शायद इन प्लेटों में गर्मा गर्म और मसालेदार पुलाव, स्वादिष्ट मिठाइयाँ होंगी। इतने में राजा तिमन ने आंगन में प्रवेश किया और उसका संकेत पाते ही नौकरों ने मेज़ों पर अंगोछे सरका दिए। दरबारी लोग इसी आंगन में और इन्हीं टेबलों पर दावतें उड़ाने के आदी हो चुके थे, इसलिए अंगोछे सरकते ही उनके हाथ प्लेटों की ओर बढ़े, किंतु दूसरे ही क्षण उनकी आंखें प्लेटों पर पड़ी तो उनके हाथ जहाँ तक पहुँचे थे वहीं के वहीं जमे रह गए। आज वहाँ चीनी की चमचमाती प्लेटें न थी और न ही उनमें सुगंधित पुलाव और मिठाइयाँ थीं। इनके बदले आज टेबलों पर मिट्टी के 2-2 प्याले पड़े थे, एक में हड्डी का 1 टुकड़ा और दूसरे में चुल्लू भर पानी। अतिथियों को पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध देखकर राजा ने गरज कर कहा, कुत्तों, लालचियों, खाते क्यों नहीं? तिमन के पास जब तुम्हें खिलाने के लिए पुलाव और मिठाइयाँ थी तब उसने तुम्हें पेट भर खिलाई। अब उसके पास तुम्हें खिलाने को अपने शरीर की हड्डियाँ ही बाकी हैं। लालची कुत्तों, खाते क्यों नहीं? अब अमीर वजीरों को काटो तो लहू नहीं। अपनी कृतज्ञता के कारण वे राजा के सामने आंखें मिलाने का साहस कैसे कर सकते थे? जिसे जिधर रास्ता मिला उधर ही दुम दबाकर भागा। यह राजा का तिमन का अंतिम निमंत्रण था और अमीर वज़ीरों की यह अंतिम दावत। तो इतनी सी थी ये कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।